हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से द ब्यूरोक्रेसी चैनल में। और लास्ट लेक्चर में हमने आउटलाइन पढ़ी थी मुग़ल एम्पायर की और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, इस पर हमने छोटी सी चर्चा की थी। अब इंडियन हिस्ट्री का जो लास्ट सेक्शन है वो है मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न पीरियड, जिसकी शुरुआत होती है 1707 से लेकर 1947 तक। ये हैं 240 साल। ठीक, ये हैं 240 साल या वर्ष। मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें को सरल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हम मुग़ल एम्पायर पढ़ रहे थे तब हमको पता चलता है कि ये अकबर का टाइम पीरियड है, तो सीधे सीधे अकबर के बारे में हम पढ़ लेते थे। ये जहांगीर का टाइम पीरियड है, ये शाहजहां का है, ये औरंगज़ेब का है, तो बात बिल्कुल सीधी सीधी चल रही थी। मॉडर्न इंडिया के समझने के केस में ये होगा कि हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर के बाद इंडिया में अब कोई एक राजा नहीं रह गया है। ठीक, तो ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा करता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें इसको। ठीक है, तो अगर मैं अपनी स्टाइल में इसको आगे बढ़ाऊँ इस तरीके से 1707 से लेकर कहाँ तक 1947 तक, तो मुझे कई सारी इसकी शाखाएं बनानी होंगी ना। तो अगर मैं 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से आगे बढ़ूं तो मैं सिर्फ एक ही दिशा में नहीं बढ़ सकता, मुझे कई सारी लहरें बनानी पड़ेंगी ऐसी, और उन सभी लहरों के अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इतिहासकारों ने कई प्रकार के नाम दिए हैं। जैसे पोस्ट मुगल पीरियड करके आपको नाम मिलेगा किताबों में, पोस्ट मुगल पीरियड। ठीक है, यहीं से शुरुआत मान लीजिए कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है ना, उत्तर मुगल काल से। तो जहां पर औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, अगर हम उसी में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो इसको मुझे 1947 तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कहाँ पर रोक दूंगा? 1857 में। क्यों? क्योंकि 1857 में मुगल बादशाह का नामो निशान समाप्त। तो इन 150 सालों में हम देखेंगे कि मुगल सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो आप चाहें तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद वाले चैप्टर से उठाइए और सीधे कहाँ पहुँच जाइए? 1857 तक। इस वाले पूरे वाले काल को हम कहते हैं पोस्ट मुगल पीरियड। ठीक है, इसमें भी कई सारे मुगल बादशाहों के नाम मिलेंगे आपको। शुरुआत होगी बहादुर शाह प्रथम से और अंत होगा बहादुर शाह जफर में। लेकिन इन 150 सालों में ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट घटना कहीं और घट रही है। तो एक विंग तो ये हो गई इसकी, मॉडर्न इंडिया की। तो इससे पहले मैं क्या करता हूं, मॉडर्न इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक चलेगा आपका 1757 से लेकर 1857 तक, और दूसरा चलेगा 1857 से 1947 तक। ये तो हो गए 150 साल और ये हो गए आपके 90 साल। तो इस तरीके से आ गया हमारा 240 साल का इतिहास। इन 240 साल के इतिहास में सबसे अधिक डोमिनेट किया है अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश ने। मॉडर्न इंडिया दरअसल ब्रिटिश इंडिया ही है। बाकी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सारे नतमस्तक हैं किसके सामने? ब्रिटिश साम्राज्य के सामने। तो वापस लौटते हैं उस बिंदु पर जिसको हमने नाम दिया है क्या? 1707। मैंने क्या दिया है, मतलब इतिहासकारों ने यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लिया है मॉडर्न इंडिया का, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको और सरल बनाने के लिए? हमें कई सारी और धाराएं यहाँ से बहानी पड़ेंगी। तो 1707 को हमने मान ली कि ये रेफरेंस पॉइंट है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो मुगलों के प्रांत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? प्रांत, यानी कि प्रोविंस हुआ करते थे। जैसे कि अवध, पंजाब, राजपूताना, दक्षिण में जिसको हम निज़ाम कहते हैं, हैदराबाद वाला इलाका, वो बंगाल प्रांत बहुत बड़ा प्रांत था। तो ये कभी प्रांत हुआ करते थे। अब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई है। अब इन प्रांत के प्रांतपतियों को ऐसा लग रहा है कि अब हम आज़ाद हैं,
तो एक एक करके इन सब ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और इंडिपेंडेंट शासन करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा अच्छी तरीके से। तो इसमें हमें कुछ नाम देखने होंगे, जैसे कि बंगाल के नवाब, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमको। बंगाल के नवाब, स्थापना किसने करी है? मुर्शिद कुली खान ने। कब करी है? 1722 में। इसको सूबेदार कब बनाया गया था? औरंगजेब ने बनाया था 1701 के आसपास, कुछ इस तरीके से। अब ये स्वतंत्र है, देखते हैं कब तक स्वतंत्र रहेगा। तो हमको पता चलता है दो युद्ध के बारे में, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। नवाब हैं लेकिन हार गए। और सबसे पहले हम देखते हैं 1764 में ब्रिटिश साम्राज्य का राज्य कौन बनता है? बंगाल बनता है। और इस तरीके से कवायद शुरू होती है किसकी? ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की। तो इन 150 सालों में एक तरफ तो हम देखेंगे मुगलों का पतन और दूसरी तरफ हमको दिखाई देगा ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। एक चीज ऊपर जाएगी, एक चीज नीचे आएगी। मुगलों का तो बुरे बिस्तर समझ लीजिए सिमट गया है और 1857 में क्रांति के साथ इनको कह दिया जाएगा अलविदा। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे अवध के बारे में। अवध भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्रांत था। यहाँ भी आते हैं भैया कि नहीं हम भी इंडिपेंडेंट शासन करेंगे। इंडिपेंडेंट शासन करना शुरू किया इन लोगों ने, अंग्रेजों के मित्र बने, सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुए 1803 के आसपास। लेकिन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने नए तरीके से कुशासन के आधार पर इसको क्या कर लिया? हड़प लिया। ये सब हम देखेंगे भाई पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो इसकी कहानी भी खत्म होती है। ये सब बातें हो रही हैं 1857 की क्रांति से पहले कि कैसे ब्रिटिश एक एक करके इन सभी प्रांतों को जो अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं एक एक करके हारेंगे सब। मराठा का नाम सुना होगा आपने। मराठाओं का भारत के इतिहास में अच्छा खासा महत्व है। ठीक, पानीपत के युद्ध के बाद इनका जो सपना था ना ऑल इंडिया साम्राज्य बनाने का, वो चकनाचूर हो गया। बाकी रही सही कसर किसने पूरी करी? अंग्रेजों ने। 3 आंग्ल मराठा युद्धों का उल्लेख हमको मिलता है, जिसमें फाइनली 1818 में मराठा साम्राज्य भी क्या हो गया? अंग्रेजों से हार गया और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया है। मैसूर का नाम सुना होगा आपने, जहां कभी विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। यहां चैलेंज मिलता है हैदर अली और टीपू सुल्तान से, लेकिन ये भी 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित हो जाता है टीपू सुल्तान। लेकिन हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली पहला ऐसा शासक था, हैदर अली, जिसने अंग्रेजों को भारत में हराया। 4 युद्धों का उल्लेख है और 1767 से लेकर 1799 के बीच 4 युद्ध हो जाते हैं और मैसूर किसका हिस्सा बन जाता है? यहाँ पर सहायक संधि लगा दी जाती है लॉर्ड वेलेस्ली वाली, और इस तरीके से ये एक मित्र राज्य बन गया है अंग्रेजों का। इसका मतलब ये हुआ कि मित्र राज्य बनाने के बाद वहाँ पर किसी हिंदू शासक को बैठा दिया गया और वो शासन चलता रहा। आज भी उनके वंशज वहाँ रहते हैं। कभी मैसूर घूम के आइए तब आपको पता चलेगी बात। इसी प्रकार मुझे लिखना चाहिए पंजाब। पंजाब वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ मुगल्स। अपने चरम पे जब मुगल था तो पंजाब भी एक इनका सबसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था अंग्रेजों का, सॉरी मुगलों का। तो यहाँ पर हमको जानकारी मिल रही है एक ऐसे शासक की जिसका नाम है रंजीत सिंह। वी हैव रेफरेंस ऑफ रंजीत सिंह, एंड रंजीत सिंह was a very able ruler, very competent ruler. He ruled between 1792 to 1839. काफ़ी लंबे समय तक शासन हुआ, 47 साल तक का। और इन 47 सालों में हम देखेंगे कि पंजाब में रंजीत सिंह का शासन चल रहा है। इन सब के साथ साथ जब आप पढ़ेंगे ना अंग्रेज, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि अंग्रेजों ने इनको कैसे हराया, हमें इनके शासन प्रशासन, इनके शासकों, इनके छत्रपति, नवाब, इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा, टाइम दीजिए। ओके, रंजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में। फिर क्या था?
अयोग्य शासक जब शासन करना शुरू करते हैं तो फिर अंग्रेज उसको आसानी से हरा सकते हैं। अंग्रेजों ने हराया। 2 एंग्लो सिख वॉर का उल्लेख है और 1849 में हम देखते हैं कि किस तरीके से लॉर्ड डलहौजी के समय में पंजाब राज्य हरा दिया गया और किसका हिस्सा बन गया, ब्रिटिश साम्राज्य का। तो हमने देखा कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कुछ इस तरीके से हो रहा है और अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी उसमें 2 चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। एक बाय मीन ऑफ वॉर एंड बाय मीन ऑफ ट्रीटीज। चलिए मैं इसको अलग से लिखता हूँ। ब्रिटिश एक्सपेंशन जो इंडिया में हुआ है वो हुआ है 2 तरीकों से, बाय मीन्स ऑफ वॉर एंड बाय मीन्स ऑफ ट्रीटीज। जब जरूरत पड़ी युद्ध करने की तो युद्ध लड़ा गया और जब जरूरत पड़ी संधि करने की तो संधि करी गई। संधियों के नाम सुन लीजिए। सहायक संधि, नाम सुना है आपने। हड़प की नीति, ये कुछ हथकंडे थे जो अंग्रेजों ने देखे, अंग्रेजों ने अप्लाई किए और अपने साम्राज्य का विस्तार अपने तरीके से किया, बखूबी किया। साथ ही साथ इन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम भी स्टैब्लिश करे इन 100 सालों में। अगर मैं 1757 से लेकर 1857 की क्रांति की बात करूं तो वी हैव 100 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, 100 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इन 100 सालों में इन्होंने सिर्फ साम्राज्य विस्तार ही नहीं किया बल्कि यहाँ की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है उसमें भी चेंज किया है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसने भारत की कमर तोड़ी, इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ने, कि कैसे इन्होंने किसानों को तो बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि वो कहीं के नहीं रहे। भारत का जो अपनी जो इकोनॉमिक सिस्टम थी इंडिया की, वो पूरी तरीके से इन्होंने बर्बाद करके रख दी, डिस्टॉर्ट कर दी है पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। तो जो अर्थव्यवस्था जिस चीज़ पे टिकी हुई थी, जब वही बेपटरी हो जाएगी तो फिर भारत की जो व्यवस्थाएं थी वो अपने आप ही लड़खड़ा जाएंगी और ऐसा ही हुआ। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में हम देखते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट लैंड सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक का नाम सुना होगा आपने, परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त। ऐसे ही रियोतवाड़ी, ठीक है, और ऐसे ही महलवाड़ी। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं कि ये क्या चीज़ें थी, किसने लागू किया, सबसे पहले कहाँ लागू किया, भारत के कितने प्रतिशत हिस्से में लागू थी, वगैरह वगैरह। इन सभी क्वेश्चन से आप लोग परिचित होंगे अगर आपने पहले पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि यहाँ से भी क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका, ब्रिटिश एम्पायर का। आज मैं खाली अगर मैं इंडिया के मॉडर्न वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, 1857 तक और 1857 के बाद, तो आज मैं खाली पहला वाला जो सेक्शन है हमारा 150 साल वाला, उसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं शुरुआत के 150 साल की। तो एक चीज़ तो हमने देख ली कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से इन सभी प्रांतीय शासकों को पराजित किया है और अपनी सत्ता वहाँ पर स्थापित करी। इसी तरीके से उत्तराखंड में हूँ मैं इस समय। 1815 में उत्तराखंड के कुमाऊं वाले इलाके में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है। और कौन है यहाँ का कर्ता धर्ता, ब्रिटिश कमिश्नर, जिसको आज हम कुमाऊं कमिश्नर कहते हैं। पहले अंग्रेज हुआ करते थे यहाँ के कमिश्नर। और ये व्यवस्था किसने बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी। ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया है। जहाँ जरूरत थी मित्रों की वहाँ मित्र बनाए और जहाँ पर डायरेक्ट प्रशासन करना था वहाँ पर डायरेक्टली खुद ही उन्होंने किया है। तो अगर उत्तराखंड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, कुमाऊं और गढ़वाल, तो कुमाऊं में मुझे डायरेक्टली नजर आते हैं कौन, ब्रिटिश कमिश्नर,
और गढ़वाल में कौन नजर आते हैं? उनके मित्र अर्थात देसी रजवाड़े, जैसे कि टेहरी रियासत। तो टेहरी रियासत किसका उदाहरण हो जाएगी? देसी रजवाड़ों का, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसली स्टेट। ठीक, तो इस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों किया? क्योंकि उनको मित्रों की भी जरूरत है। ठीक है, एक प्रकार का कह सकते हैं कि बफर क्रिएट करने के लिए भी उनको मित्रों की आवश्यकता पड़ी होगी, हालांकि वो सिर्फ नाम मात्र के मित्र हैं। और जब भारत आजाद हुआ, वो एक ऐसी लीगेसी छोड़कर गए कि इन प्रिंसली स्टेट के राजाओं को हमें एक विशेष दर्जा देना पड़ा। ठीक, जिसको हम कहते हैं प्रिवी पर्स, जो फिलहाल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समाप्त किए थे। ठीक है, फिलहाल उनका अधिकार था। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। तो जब हम किसी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तब तो हमें बात पता चलती है कि राजा कौन था, उसके बाद राजा कौन बना, उसके बाद फिर राजा कौन बना, इस तरीके से। लेकिन जब हम ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तब हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो राजा है ही नहीं। वो राजा बैठा है बहुत दूर, कहाँ? इंग्लैंड में। राजा क्या, वो महारानी है। तो महारानी के जो नुमाइंदे थे, या कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, उनको कहा जाता है गवर्नर या गवर्नर जनरल या वाइसरॉय। ये सब एक ही लोग हैं, बस जब शक्ति बढ़ गई तब इनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जब शक्ति कम कर दी गई तब इनको वाइसरॉय कहा जाने लगा, सब एक ही। तो इंडिया में अगर आपको क्रम से आगे बढ़ना है ब्रिटिश एम्पायर में, तो आप क्या कर सकते हैं, इन गवर्नर या गवर्नर जनरल के जो ईयर्स हैं उनको आधार मानकर मॉडर्न इंडिया की तैयारी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं तैयारियां। ठीक, तो जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, लॉर्ड क्लाइव की, वॉज द फर्स्ट गवर्नर। इसी तरीके से वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, बट ऑफ नॉट ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसी तरीके से विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा, जिनको 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जितने भी प्रांत रहे होंगे, जैसे कि बॉम्बे प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस है, इन सभी प्रोविंस के भी अपने गवर्नर थे। और ये गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, जो कहाँ बैठता था? बंगाल। यानी कि गवर्नर जनरल में सबसे पावरफुल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और विलियम बेंटिक पहले बन गए क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइम पीरियड है ये भी कोई बहुत लंबा नहीं है। लॉर्ड कैनिंग के समय में हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति होती है और तब उनकी शक्ति कर दी गई कम उसके बाद, और लॉर्ड कैनिंग को ही क्या बनाया जाता है? पहला वाइसरॉय। गवर्नर जनरल के रूप में सबसे ज्यादा शक्ति का जो इस्तेमाल किया है उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ठीक, लॉर्ड डलहौजी को ट्रू गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी, जिसका टाइम पीरियड है 1848 से लेकर 1856 तक। कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि रेलवेज का है ना, पोस्ट ऑफिस का, इसके समय में कुछ डेवलपमेंट भी हुआ जिसके दूरगामी परिणाम थे, दूरगामी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी किसके लिए जाना गया? अपनी सबसे खतरनाक नीति के लिए, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उसने राज्य को हड़प लिया इस आधार पर कि तुम्हारी कोई नैसर्गिक संतान नहीं है, तो तुम्हारी नैसर्गिक संतान नहीं है तो वो हमारा हो गया, कुछ इस प्रकार से। अवध के केस में ये फॉर्मूला काम नहीं आया तो नया फॉर्मूला इजाद किया गया, जिसका नाम था मिस मैनेजमेंट या मिस एडमिनिस्ट्रेशन या मिस गवर्नेंस का आरोप लगाया, और फिर सत्ता हथिया ली गई 1856 में। किसकी? अवध के नवाब की, वाजिद अली शाह। ठीक, वाजिद अली शाह ने अपनी नगरी को छोड़ दिया और चले गए वहां से, कहाँ? कलकत्ता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे 1856 तक, यानी कि 1857 की क्रांति से एक साल पहले, लगभग पूरे भारत में सारे जो साम्राज्य हैं, सभी शासक हैं, उनको पराजित कर दिया गया है और कुछ कमजोर लोगों को अपना मित्र भी बना के रखा गया है। तो ये थी शुरुआत के 150 साल की कहानी। ठीक, कि किस प्रकार से इंडिया में
ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। हालांकि ब्रिटिश के बारे में आपकी शुरुआत 1707 से नहीं होनी चाहिए, उसको हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत भले ही 1707 से हो रही हो, लेकिन अंग्रेज तो भारत में पहले से ही थे। कब से थे? मुगल काल से थे। ये बात जरा मुझे फिर से कहने दीजिए कि अगर आप ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत वैसे तो 1707 से हो रही है, लेकिन ब्रिटिश जो भारत में जिनका आगमन हुआ था वो 1707 में ना होकर उससे काफ़ी पहले से हुआ था। तो मुझे डॉट 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 लाइन करके कहाँ पहुँचा देनी चाहिए? 1599 में, जब अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल अकबर के समय में हमें नाम मिलता है कि अंग्रेज भारत भी आया था। उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस, है ना, थॉमस रो, ये सारे आते हैं और भारत में मुगल साम्राज्य के दौरान ही कई जगह अपनी फैक्ट्रीज स्थापित करते हैं। सूरत है, मछलीपट्टनम है, कासिम बाजार है, ये सारी जगह क्या है? इस्टेब्लिश होती है उनकी फैक्ट्रीज। और अभी वो सिर्फ व्यापारी हैं, व्यापारी, और कुछ नहीं। लेकिन आगे हम देखेंगे इनके कमजोर पड़ने की वजह से 1757 से ये व्यापारी अब क्या बन गए हैं? राजनीतिज्ञ बन गए हैं और एक एक करके पराजित किया और 1856 तक 100 सालों में पूरे भारत में कब्जा कर लिया। तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा जानना कि किस प्रकार से साम्राज्य एक स्थापित हुआ और जितने भी प्रांतीय जो हमारे किंगडम्स हैं उनके प्रशासन शासन को भी हमें समझना होगा, और ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी, जो कि वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी यहाँ से काफ़ी शानदार क्वेश्चन क्रिएट करता है। ठीक, तो अगले सेक्शन में हम 1857 के बाद की कहानी देखेंगे जो चलेगी 1947 तक, जिसमें बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसका वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, तो वेट कीजिए अगले सेशन का, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।